प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में हमने आयोटा के एक्सपोनेंट्स की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं इसको देखा था। आज हम किसी नेगेटिव रियल नंबर का रूट कैसे निकालते हैं, अर्थात किसी ऋणात्मक वास्तविक संख्या का वर्गमूल कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इसके बारे में देखेंगे। यहाँ पे हम एक रिजल्ट से स्टार्ट करते हैं। जैसे हम कहें कि यदि हमारे पास एक रियल नंबर हो, एक दूसरी रियल नंबर हो, इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसका जो फार्मूला है वो ये है √a × b। लेकिन इसके ऊपर कुछ शर्त आरोपित की गई। वे कंडीशंस कौन सी हैं, यहाँ पे ध्यान रखना है कि a एंड b मस्ट बिलोंग इन रियल नंबर। ये रियल नंबर होनी चाहिए, a और b रियल वास्तविक संख्याएं होनी चाहिए। साथ ही साथ a मस्ट बी ग्रेटर देन 0 एंड b मस्ट बी ग्रेटर देन 0। यदि यह है तब तो ये रिजल्ट सही। दूसरी कंडीशन यहाँ पे आती है, इफ a इज ग्रेटर देन 0 एंड b इज लेस देन 0 और a इज लेस देन 0 एंड b इज ग्रेटर देन 0, तब भी यह रिजल्ट सही। किंतु यदि ऐसा हो कि a भी लेस देन 0 हो और b भी लेस देन 0 हो, तब यह रिजल्ट फॉलो नहीं करता। अर्थात यदि यह भी निगेटिव संख्या है और यह भी निगेटिव संख्या है, तो निश्चित तौर पे जो यह रिजल्ट दिया गया है कि √a × √b, तब यह √a × b के बराबर नहीं होता है। एक उदाहरण से हम इसको समझते हैं। जैसे हमने कहा कि √8 × √2, तो निश्चित तौर पे ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये वाला केस है। इस दशा में यह √16 हो जाएगा। ऐसे ही अगर हमने इसको -8 लिया और इसको 2 लिया, तब भी यहाँ पे ये -16 आएगा। इस दशा में भी ठीक है। यदि हमने इसको -2 ले लिया, इसको +8 लिया और इसको -2 ले लिया, तब भी रिजल्ट ठीक है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। किंतु यदि दोनों निगेटिव हो जाएं, -8 × √-2, अब देखिए क्या होगा। नेगेटिव और नेगेटिव जब अंदर ले जा करके मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस बन जाते हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 8 और 2 का रिजल्ट जो आ रहा है वो भी √16 आ रहा है, और यहाँ से -8 और -2 का जो रिजल्ट दे रहा है ये भी क्या आ रहा है, √16 आ रहा है। यह वाला जो है रिजल्ट आपका डिफाइंड नहीं है। अगर यह रिजल्ट को हम कंसीडर कर लेते हैं तो मैथमेटिक्स में कई असुविधाएं उत्पन्न होती हैं। एक असुविधा क्या उत्पन्न होगी, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। तो ये ध्यान रखिएगा कि एक रिजल्ट है, इस रिजल्ट का चूंकि उपयोग अभी होना है इन संक्रियाओं को संपादित करने में, इस वजह से आप इस रिजल्ट को ध्यान से देखिए। इसमें हम कह रहे हैं कि √a और √b ये बराबर होगा, दोनों का मल्टीप्लिकेशन √a × b के। कब होगा? जब a और b रियल नंबर हो और 3 कंडीशन बनती हैं।
जब a ग्रेटर देन 0 हो, b ग्रेटर देन 0 होगा तब तो ये रिजल्ट ठीक है, a ग्रेटर देन हो, b लेस देन हो तब भी रिजल्ट ठीक है। किंतु जब दोनों नेगेटिव हो जाएंगी, a भी नेगेटिव हो जाए और b भी नेगेटिव हो जाए, तो यह रिजल्ट फॉलो नहीं करता। अर्थात इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, this implies this result root a into root b is equal to root a into b does not equal to root ab if a and b both are negative, both are negative। अर्थात जब a तथा b दोनों ऋणात्मक, इस दशा में यह रिजल्ट फॉलो नहीं करेगा, अन्य जितने भी केसेस बनेंगे सब में यह रिजल्ट फॉलो करेगा। आइए हम देखें कि क्या प्रॉब्लम उत्पन्न होगी यदि हम इस रिजल्ट को मान के चलें कि रूट ए इंटू रूट बी इज इक्वल टू रूट ए बी हो, इस कंडीशन का भी पालन हो रहा हो। तो यहाँ पे हम देखें, जैसे हम कहें कि रूट -1 ले लें इंटू रूट -1, यहां से क्या रिजल्ट निकल के आएगा? दिस इंप्लाइज रूट -1 इंटू रूट -1 और यह आपको देगा रूट 1। और हम जानते हैं कि रूट 1 की वैल्यू 1 या फिर -1 होगी। अब जरा सा इसका रिजल्ट हम यहां से देखें क्या आता है। इन दोनों को हम क्या लिख सकते हैं? मैंने बताया था कि जो हमारा रूट आई होता है, अंडर रूट आई होता है, ये आई के समतुल्य। और जब यहां से रिजल्ट लेंगे तो क्या आ जाएगा? आई स्क्वायर हो जाएगा। और यह जब आई स्क्वायर है, और हम जानते हैं कि आई स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? -1। तो यहां से एक समस्या उत्पन्न हो रही है कि यहां से आप दिखा सकते हैं कि -1 इज इक्वल टू 1। क्या -1 1 के बराबर है? क्योंकि -1 1 के बराबर नहीं है, इस वजह से यह रिजल्ट हमारा क्या होगा? गलत। अगर यह रिजल्ट गलत है तो जिस फार्मूले का उपयोग करके हम इस रिजल्ट को प्राप्त किए हैं वह फार्मूला भी हमारा क्या होगा? गलत हो जाएगा। इसलिए यह जो रिजल्ट है, ये रिजल्ट है, ये उस केस में लागू नहीं होगा जब दोनों संख्याएं वो क्या हों? नेगेटिव हों या लेस देन 0। आइए हम देखें किसी नेगेटिव संख्या का अब हम रूट कैसे निकाल पाएंगे। जैसे हम कहें रूट 5 की वैल्यू निकाल लें, तो रूट 5 को हम क्या कर सकते हैं? इसे हम कुछ इस रूप में लिख सकते हैं, रूट -1 इंटू 5। -5 को हम लिख सकते हैं -1 इंटू 5। और ये जो वैल्यू आपकी आ रही है, ये निश्चित तौर पे कितना आ रही है? इसको हम -1 इंटू रूट 5 कर सकते हैं।
-1 इंटू √5। अब यहां से आप देख रहे हैं ये किस प्रॉपर्टी के तहत हमने इसको अलग किया। अभी हमने बताया था कि √a इंटू √b इज इक्वल टू √ab। अब हम यहां पे देख रहे हैं √-1 इंटू √5, इसको तोड़ने के बाद हमको ये रिजल्ट मिल रहा है। और यहाँ पे जो √-1 है इसकी वैल्यू हम जानते हैं कि √-1 इज इक्वल टू i होता है, इसको i ऐसे लिखा जा सकता है। हम यहाँ पे ले सकते हैं इस √i को, अब आपका बचा ये √5 इंटू i। और आप जानते हैं कि जब रूट निकाला जाता है तो रिजल्ट जो भी आते हैं वो प्लस माइनस करके आएंगे। यहाँ पे जो हमने निकाला है इसकी वैल्यू तो i आ गई, लेकिन जब इसका निकालेंगे तो निश्चित तौर पे इसका एक रिजल्ट आएगा प्लस √5 और इसका आएगा माइनस √5। जैसे हम कहते हैं कि 4 का रूट जब हम लेंगे ये वैल्यू आ जाएगी +2 एंड -2। तो यहाँ से अगर हम देखें तो इस चीज को हम लिख सकते हैं +√5i, या इसको हम लिख सकते हैं -√5i। इन जनरल कन्वेंशन हम इस रिजल्ट को ले लेते हैं और इसी को लिख देते हैं कि √5i, लेकिन रिजल्ट ये भी मिलेगा। तो इस ढंग से हम किसी रियल नंबर जो नेगेटिव हो उसका रूट कैलकुलेट करते हैं। जैसे हम कहें आपको दिया गया हो 169 नेगेटिव, तो आप करें क्या कि इस माइनस वाले पोर्शन को आप अलग कर लें, -1 इंटू 169। चूंकि यहाँ पे एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है तो इसको हम ऊपर वाले रिजल्ट से अलग कर सकते हैं। और इसका हम जानते हैं कि इसका जब रूट लेंगे तो क्या आएगा, इसका जो रूट लेंगे तो i आ जाएगा, और इसका जब रूट लेंगे तो या तो ये +13 होगा या -13, और जब +13 के साथ लिखा जाएगा तो आ जाएगा 13i, और नेगेटिव के साथ लिखा जाएगा -13। तो इस ढंग से हम इस वाले कन्वेंशन को अगर यूज कर लेते हैं कि इसका जो रिजल्ट आएगा वो 13 आई है। तो इस ढंग से हम किसी नेगेटिव रियल नंबर के रूट्स को कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इन a+ib फॉर्म, अर्थात सम्मिश्र संख्या को हम कैसे a+ib फॉर्म में या रूप में प्रदर्शित करेंगे। हम एक उदाहरण लेते हैं। जैसे हम कहें कि -5i (13/5) + 2i। ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दिए गए हैं, एक फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर है। दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन दिखाया गया है। इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हमें इस रूप में प्रदर्शित करना है। तो निश्चित तौर पे हम जानते हैं कि यदि हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगी और एक दूसरी कॉम्प्लेक्स नंबर होगी तो इसका जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा, और यह जो कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा इसे यदि हम a+ib फॉर्म में लिख रहे हूँ, ये भी यदि हमारा a+ib फॉर्म में होगा तो इसे भी क्या करना है, हमें a+ib फॉर्म में ले आना है। वही चीज यहाँ पे दिखाई गई। अब इसको प्रदर्शित करने के लिए कुछ करना नहीं है, जो सिंपल अलजेब्रा आप करते रहे हैं वैसे ही करेंगे। आप इन दोनों का गुणा कर लीजिए और उसमें से जो रियल पार्ट होंगे उनको अलग कर लीजिए और जो इमेजिनरी पार्ट हों उनको अलग कर दीजिए।
कैसे करेंगे इस एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं। यहाँ पे -5i है और ये 13/5 है। निश्चित तौर पे जब इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन किया जाएगा तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा और आ जाएगा -13i। 5 से 5 कैंसिल, यहाँ पे -i और यहाँ पे 13 तो -13i प्लस यहाँ पे -5 और यहाँ पे 2i तो -5i और 2i दैट विल बी माइनस प्लस विल गिव यू -5 to the 10 i square। हम जानते हैं कि i स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो -1 होती है, तो यहाँ पे हम रख देंगे -10 into -1 since i square is equal to -1। और जब इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे -13i आएगा, तो माइनस और ये चेंज होके क्या आ जाएगा आपका 10 आ जाएगा और यहाँ पे -13i है -13i। तो ये जो दोनों दिए गए थे इसे हमने a + ib फॉर्म में प्रदर्शित कर लिया है। यहाँ पे a का मान आप देख रहे हैं, जो रियल पार्ट है इसका वो 10 है और जो इमेजिनरी पार्ट है वह आपका है -13। तो इस ढंग से हम इसका प्रदर्शन करते हैं। एक उदाहरण हम और लेते हैं, जैसे हम कहें 3 + 2i स्क्वायर। इसको आप रिप्रेजेंट कीजिए a + ib फॉर्म में। इसमें कुछ करना नहीं है, इसको एक्सपेंड कर दीजिए a + b के होल स्क्वायर वाले फार्मूले से। तो हम करेंगे तो आ जाएगा 9 4i स्क्वायर + 12i। अब यहाँ पे जहाँ पे i स्क्वायर दिया गया है इसकी जगह पे हम क्या पुट कर सकते हैं -1 + 12i। नेक्स्ट यहाँ पे 9 - 4 + 12i दैट विल बी 5 + 12i। तो इस ढंग से हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को यदि वो a + ib फॉर्म में नहीं दिया गया है तो उसको कैसे a + ib फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। आप ध्यान दीजिए कि इसमें कुछ करना नहीं है आपको, जो सिंपल ऑपरेशन आप इसके पहले करते रहे हैं उन्हीं ऑपरेशंस के माध्यम से आप इसको करेंगे। बस जहाँ जहाँ i स्क्वायर आएगा या i क्यूब आएगा या i⁴ आएगा तो उनकी वैल्यू जो पिछले वीडियो में हमने आयोटा की वैल्यूज को रिलेट करके रखा हुआ था उनका यूज करते हुए आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, जैसे एक रिजल्ट हम ले लें Z1 + Z2 इसका होल स्क्वायर। ये नॉर्मल रियल नंबर में के अलजेब्रा में जब हम इसको यूज करते थे तो a + b का फार्मूला होल स्क्वायर का फार्मूला लगा के हम निकालते थे। तो क्या यह रिजल्ट यहाँ पे भी लागू हो रहा है? यही हमको चेक करना है। क्या जो सिंपल अलजेब्रा वाले फार्मूले हैं a + b होल स्क्वायर दैट विल बी a² + b² + 2ab, उनका पालन यहाँ पे भी हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो जितनी प्रॉपर्टीज अभी तक हम कॉम्प्लेक्स नंबर की पढ़ चुके हैं उन्हीं के आधार पर हम इसको करने का प्रयास करते हैं। जैसे हम ले यहाँ पे इस चीज को हम लिख सकते हैं कि Z1 + Z2 इसका होल स्क्वायर। आप इस चीज को लिख सकते हैं Z1 + Z2 इंटू Z1 + Z2। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 + Z2 एक कॉम्प्लेक्स नंबर और Z1 + Z2 एक दूसरी कॉम्प्लेक्स नंबर, दोनों का मल्टीप्लिकेशन है।
और हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कॉम्प्लेक्स नंबर की, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। जैसे हम कहें Z1 Z2 प्लस Z3, इसको देखा गया था कि ये क्या था, Z1 इंटू Z2 प्लस Z1 इंटू Z3 हो गया। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, अर्थात जो गुणा है, गुणे का वितरण किस पर होता है, जोड़ पे होता है। यह प्रॉपर्टी जो मैंने पढ़ाई थी मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की, जो प्रॉपर्टीज थी मैंने बताई थी, तो वहां पे इसको डिस्कस किया गया। इसी का हम उपयोग कर लें। तो ये हमारा Z1 की जगह पे है, ये Z2 की जगह पे है और ये Z3 की जगह पे है। इस फार्मूले के अनुरूप इसको हम लिख सकते हैं, दैट विल बी प्लस Z2 इंटू Z1 प्लस Z1 प्लस Z2 इंटू Z2। अब यह पुनः इसी रूप में आ गया है, क्योंकि यह कॉम्यूटेटिव होता है, मल्टीप्लिकेशन कॉम्यूटेटिव होता है। तो यहां से हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा यहाँ है, दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ है, इसको चाहे तो हम उलट सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं Z1 इंटू Z1 प्लस Z2। ऐसे ही इसको भी हम पलट सकते हैं, Z2 इंटू Z1 प्लस Z2। किस रूल से हमने किया, कॉम्यूटेटिव रूल से। क्रम विनिमय नियम जो है, और यहाँ पे जो था ये वितरण का नियम था, वितरण का नियम। अब पुनः हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दें। जब करेंगे कि Z1 इंटू Z1 दैट विल बी Z1 स्क्वायर, Z1 इंटू Z2। अगेन जब इसको करेंगे तो Z2 इंटू Z1 और Z2 स्क्वायर हो जाएगा। कहाँ से आया, बाई डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। पुनः हम इसमें वितरण का नियम लगा रहे हैं कि Z1 को हमने Z1 के साथ और Z1 को हमने Z2 के साथ डिस्ट्रीब्यूट किया। जब इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो इस ढंग का रिजल्ट आएगा। पुनः आप देख रहे हैं कि ये Z1 स्क्वायर हो गया और यहां से Z2 स्क्वायर हो गया। यह आपका जो Z1 Z2 है प्लस Z2 Z1 को हम पुनः कॉम्यूटेटिव रूल के अनुरूप बदल सकते हैं बाई कॉम्यूटेटिव रूल। और जब यह रिजल्ट आ जाएगा तो आप देख रहे हैं Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस 2Z1 Z2। तो यहाँ से जो रिजल्ट आया Z1 प्लस Z2 स्क्वायर कुछ इस ढंग से आया। तो सामान्यतः इसे प्रूफ करने के क्वेश्चंस एग्जाम्स में नहीं पूछे जाते हैं, किंतु आप जितने रिजल्ट अलजेब्रा वाले जानते हैं ये सारे रिजल्ट आप याद रखें और ये सारे के सारे रिजल्ट आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे हम कहें, यहाँ पे अगर हम Z1 की जगह पे Z1 माइनस Z2 स्क्वायर कर देते तो रिजल्ट सेम जो अलजेब्रा में था Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर माइनस 2Z1 Z2 हो जाता। ऐसे ही Z1 प्लस Z2 के होल क्यूब का फार्मूला आप याद रखें, उसको यहाँ पे सीधे लगा सकते हैं। ऐसे ही Z1 माइनस Z3 के होल क्यूब का लगा सकते हैं, या जो भी अलजेब्रा के रिजल्ट्स हैं ये सारे के सारे यहाँ पे फॉलो होंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट क्या होगा तथा उसका मॉडुलस क्या होगा।
मापांक एवं संयुग्मी मॉडुलस एंड conjugate of a complex number। जैसे हम कहें कि हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर z है a प्लस आई बी, तो मॉडुलस ऑफ z को हम रिप्रेजेंट करते हैं मॉड z, और इसकी जो वैल्यू आती है वो इस फार्मूले से निकाला जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो मॉड ऑफ z इज इक्वल टू रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और ध्यान रखिएगा कि इसका जो पॉजिटिव रूप आएगा वही हम लेंगे, निगेटिव वाला नहीं लेंगे। तो मॉड ऑफ z विल बी इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। वास्तव में यहाँ पे है क्या है, आगे आप देखेंगे कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर किसी कार्टेशियन प्लेन पर एक बिंदु को रिप्रेजेंट करता है। जैसे हम कहें कि ये पॉइंट हमारा ए बी है, तो कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में इस पॉइंट पी को हम लिख सकते हैं ए प्लस आई बी के रूप। और जो मॉडुलस होता है इसका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यह इस डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। यहां से इस डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। यही जो डिस्टेंस है यह आपका मॉड z है। तो निश्चित तौर पे यहां से जो रिजल्ट आएगा वो पॉजिटिव तथा निगेटिव दोनों आता है जब किसी का हम अंडर रूट लेते हैं। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं कि मॉडुलस है क्या, ओरिजिन से या मूल बिंदु से उस पॉइंट की दूरी है। तो निश्चित तौर पे हम क्या करेंगे, क्योंकि दूरी कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती है, इस वजह से यहाँ पे जो हमारा रिजल्ट आ रहा है कि पॉजिटिव वाला, यही पॉजिटिव वाला कंसीडर किया जाएगा, निगेटिव वाला कंसीडर नहीं हो। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मॉडुलस होता है वह इस ढंग से कैलकुलेट करेंगे, ये उसके लिए फार्मूला होगा। रिप्रेजेंटेशन इसका है आपका मॉड z। जैसे हम कहेंगे, एक उदाहरण लें, हमें 2 प्लस 2 माइनस 3i इसका मॉड निकालना है, मॉड ऑफ z निकालना है। तो कुछ करना नहीं है, इसमें सिंपल है आपका कि a 2 है, a स्क्वायर ले लीजिए 4 प्लस यहाँ पे b की जगह पे -3 है, तो -3 का स्क्वायर, और जो वैल्यू आएगी 4 प्लस 9, दैट विल बी रूट 13। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे रूट 13 आया तो हम इसको पॉजिटिव वाला ही लेंगे, यहाँ पे निगेटिव साइन के रूप में मत लिख लीजिएगा कि रूट 13 या माइनस रूट 13। आपको पॉजिटिव वाला ही लेना है, क्योंकि यह एक डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है और जो डिस्टेंस होगी वो कभी निगेटिव नहीं होगी। नेक्स्ट हमारा कंसेप्ट है कॉन्जुगेट। कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है तो उसका कॉन्जुगेट कैसे निकालें। जैसे ये हमारा z दिया गया है, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो कॉन्जुगेट ऑफ z या इसका जो संयुग्मी होगा उसको हम z बार से रिप्रेजेंट करते हैं। z के ऊपर एक लाइन खींच के z बार इसको रिप्रेजेंट करेंगे, और ये जो वैल्यू आती है, रियल पार्ट तो वही रहेगा सेम, किंतु जो कॉम्प्लेक्स पार्ट है उसको हम अगर पॉजिटिव है तो निगेटिव और निगेटिव है तो पॉजिटिव कर देते हैं। जैसे यहाँ पे पॉजिटिव है तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, आई डी कर देंगे।
तो यह जो होगा हमारा कंजुगेट ऑफ जेड होगा, कंजुगेट ऑफ जेड विल बी इक्वल टू जेड बार, और जेड बार की जो वैल्यू लिखी जाएगी वो a माइनस आई बी। इस प्लेन में अगर हम देखें, कार्टेशियन प्लेन में अगर हम देखें तो जेड बार है क्या, यह पॉइंट हमारा है पी ए बी। अब यदि हम जेड बार को रिप्रेजेंट कर दें तो क्या होगा, आप देख रहे हैं ए वाला पार्ट तो कहाँ जा रहा है, इसके रिस्पेक्टिव में अगर हम पॉइंट लिखेंगे तो a माइनस बी पॉइंट होगा कार्टेशियन पॉइंट। जब जेड के रिस्पेक्ट में हमारा पॉइंट आया था ए बी, तो निश्चित तौर पे जेड बार के रिस्पेक्ट में हमारा जो कार्टेशियन पॉइंट आएगा वो आएगा a माइनस बी। इसको अगर हम रिप्रेजेंट करें तो आप देख रहे हैं कि कुछ यहां पे यह बिंदु आ जाएगा, यही होगा हमारा a माइनस बी। आप देख रहे हैं कि x एक्सिस के डायरेक्शन में a पॉइंट दोनों एक ही तरफ हैं, इस वजह से यह दूरी हमारी a हो गई। लेकिन यहाँ पे ऊपर की तरफ b जा रहा है, इस वजह से ये b पॉइंट ऊपर की ओर जाएगा और यहाँ से ये b पॉइंट निगेटिव नीचे की ओर, तो ये माइनस बी। वास्तव में यहाँ पे हो क्या रहा है, यदि यहाँ पे हम एक मिरर रख दें, दर्पण रख दें, प्लेन मिरर रखें, तो यहाँ पे इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ बनेगा। अगर हम एक दर्पण लें, उसका प्लेन वाला एरिया ऊपर की तरफ रख के यहाँ रख दें, तो आप देखेंगे कि इसका जो प्रतिबिंब बनेगा, जितनी दूरी यहाँ है उतनी ही दूरी नीचे की ओर बनेगा। तो ये वास्तव में जो कॉन्जुगेट होता है यह होता है मिरर इमेज, मिरर इमेज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो जेड बार क्या है, यह मिरर इमेज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसको ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन मैंने दिखाया है कि जेड क्या है, जेड बार क्या है। इसका उपयोग आगे चल करके आप देखेंगे, कुछ रिजल्ट्स में या प्रॉब्लम्स में आप इसका उपयोग करेंगे कि कॉन्जुगेट निकालने को दे सकता है। जैसे हम कहें कि आपसे कहे कि 2 माइनस 3i का कॉन्जुगेट बताइए, यानी जेड बार निकालिए, तो कुछ करना नहीं है आपको, ये तो जैसे है ऐसे ही रहेगा, और यह जो होगा ये अगर निगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस 3i। इससे जुड़े हुए हम कुछ रिजल्ट देखते हैं। जैसे हम कहें कि एक हमारा जेड है a प्लस आई बी, और दूसरा इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा a माइनस आई बी। यदि हम जेड और जेड बार यानी कॉन्जुगेट को जोड़ें, जब आप जोड़ेंगे तो क्या होगा, ये प्लस है ये माइनस है, तो निश्चित तौर पे इमेजिनरी पार्ट इसका क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और ये आ जाएगा 2a। तो आप देख रहे हैं ये क्या है, एक प्योर रियल नंबर आ रहा है, प्योर रियल नंबर, यानी पूर्ण वास्तविक संख्या आएगी यदि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट के साथ जोड़ दिया जाए, और यदि दोनों का डिफरेंस लिया जाए तब तो आ जाएगा 2ib। और यहां देख रहे हैं कि अब ये इमेजिनरी है, रियल पार्ट गायब हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर या कॉन्जुगेट का, तो हम इसको कहेंगे कि प्योर इमेजिनरी नंबर, प्योर इमेजिनरी नंबर आएगा। यहां से एक रिजल्ट और आता है, हम मॉड के रूप में देखें, जैसे हम कहें कि Z1 और Z2 हों और इनका हम मॉड निकालें, या ऐसे कर लेते हैं Z1 प्लस Z2 के मॉडुलस का रिजल्ट अगर हम देखें, तो मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 ये बराबर होगा आपका
मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2। जैसे सिंपल होता है उसी ढंग से इसमें हम कर रहे हैं। Z1 माइनस Z2 अगर आप करेंगे इसका होगा मॉड ऑफ Z1 माइनस मॉड ऑफ Z2। नेक्स्ट अगर हम मॉड ऑफ Z1 इंटू Z2 कर दें तो जिसका रिजल्ट आता है मॉड ऑफ Z1 इंटू मॉड ऑफ Z2। एक लास्ट रिजल्ट है कि Z1 बाई Z2 का अगर हम मॉड ले लें, इसका करें तो ये रिजल्ट होगा मॉड ऑफ Z1 ऑन मॉड ऑफ Z2। लेकिन यहां पे एक शर्त लगती है कि जब मॉड ऑफ Z2 इज नॉट इक्वल टू 0 हो, व्हेन मॉड ऑफ Z2 इज नॉट इक्वल टू 0, या उसी दशा में यह रिजल्ट फॉलो करेगा। अन्य रिजल्ट किसी भी परिस्थितियों में फॉलो कर रहे हैं, लेकिन इस रिजल्ट में जो डिवीजन वाला, आप ऐसे भी जानते हैं डिवीजन की दशा में डिवीजन उन संख्याओं से नहीं हो सकता है जो 0, तो 0 से डिवीजन चूंकि डिफाइंड नहीं है, इस वजह से वह कंडीशन यहां पे हम लगा देते हैं। इसी ढंग से हम कॉन्जुगेट में भी रिजल्ट्स को लिख सकते हैं। कॉन्जुगेट के जो रिजल्ट होंगे उनको देखें। जैसे हमने कहा कि Z1 प्लस Z2 का कॉन्जुगेट क्या होगा। दो संख्याएं कॉम्प्लेक्स नंबर अगर जोड़ दी जाएं और फिर उनका कॉन्जुगेट निकाला जाए तो ये बराबर होता है कॉन्जुगेट ऑफ Z1 प्लस कॉन्जुगेट ऑफ Z2। अर्थात दो संख्याओं को, कॉम्प्लेक्स नंबर को पहले जोड़ें और फिर उनका कॉन्जुगेट निकालें तो वो उसी के बराबर आएगा कि पहले उन कॉम्प्लेक्स नंबर का हम कॉन्जुगेट निकाल लें, दोनों का अलग अलग, और फिर उनको हम क्या कर दें, सम कर दें। सेम ऐसा ही रिजल्ट आएगा आपका नेगेटिव के साथ। तो हम यहाँ पे सीधे लिख दे रहे हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के केस में होगा, ये रिजल्ट फॉलो करेगा। नेक्स्ट रिजल्ट हमारा आता है कि Z1 इंटू Z2 का कॉन्जुगेट यदि हम निकालें तो क्या होगा। Z1 Z2 का कॉन्जुगेट निकालें तो ये Z1 कॉन्जुगेट ऑफ Z1 इंटू कॉन्जुगेट ऑफ Z2 के बराबर। नेक्स्ट हम Z1 बाई Z2 कर लें और इसका कॉन्जुगेट बदलें। पहले हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर लें, एक कॉम्प्लेक्स नंबर को दूसरे से भाग करें और जो रिजल्ट आए उसका कॉन्जुगेट निकालें तो वह उसी के बराबर होगा कि Z1 का कॉन्जुगेट पहले निकाल लें और उस Z1 के कॉन्जुगेट को हम Z2 के कॉन्जुगेट से भाग कर दें। फिर शर्त वही आएगी कि कॉन्जुगेट ऑफ Z2 मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये कुछ रिजल्ट थे जो आपको दिए गए थे। यहां पे हम एक रिजल्ट और देख सकते हैं, इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, हम उसको भी देख लेते हैं। इसके पहले हमने कराया था कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर Z हो a प्लस आई बी तो Z इनवर्स वह होता है a अपान a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस आई b अपान a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये हमने देखा था। अब हम अगर मॉडुलस और कॉन्जुगेट के टर्म्स में इसको लिखना चाहें तो क्या होगा, जरा सा देखते हैं। Z इनवर्स के बराबर होता है कॉन्जुगेट ऑफ Z एंड मॉडुलस ऑफ Z स्क्वायर। कैसे, जरा सा देखें। यहाँ पे अगर Z यह है तो निश्चित तौर पे Z बार कॉन्जुगेट ऑफ Z की वैल्यू हम लिख सकते हैं a माइनस आई बी।
और यहाँ से मॉडुलस ऑफ जेड की जो वैल्यू आएगी वो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। अब यदि इसका स्क्वायर कर दें मॉड ऑफ जेड स्क्वायर का तो आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यही वैल्यू उठा करके अगर हम यहाँ रख दें तो क्या होगा, ए माइनस आई बी डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ जेड स्क्वायर की जगह पे हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ से जब इसको आप एक्सपेंड कर देंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस आई बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और ये जो रिजल्ट यहाँ पे आ रहा है ये कौन सा रिजल्ट है, यही जो यहाँ पे दिया गया रिजल्ट है वही इसका परिणाम जो हमने पहले लिखा हुआ था फर्स्ट लेक्चर में, वही चीज़ यहाँ से आ जाती है। अर्थात यदि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हो और उसका हमें इन्वर्स निकालना हो तो हम करेंगे क्या कि उस संख्या का कॉन्जुगेट लिख लेंगे, उस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस निकाल लेंगे, मॉडुलस के स्क्वायर से उस कॉन्जुगेट को डिवाइड कर लेंगे। जैसे हम कहें एक ले लें 2 + 3i, अगर जेड यह है और हमें जेड इन्वर्स निकालना है तो हम करेंगे क्या, सबसे पहले जेड बार लिखिए, जब जेड बार लिखेंगे तो 2 - 3i आ जाएगा और मॉड ऑफ जेड जब लिखेंगे तो आ जाएगी वैल्यू ए स्क्वायर दैट विल बी 4 + 3 स्क्वायर दैट विल बी 9 अंडर रूट 30। और जब हम मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर करेंगे ये स्क्वायर हो जाएगा 13 आ जाएगा। अब अगर जेड इन्वर्स हमको लिखना होगा तो क्या होगा, जेड इन्वर्स विल बी इक्वल टू जेड बार बाई मॉडुलस ऑफ जेड स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2 - 3i अपॉन जेड स्क्वायर की वैल्यू आ गई थी 13, इसको हम लिखेंगे 2/13 माइनस 3/13 या i 3/13। इस ढंग से हमारा रिजल्ट आ जाएगा। तो ये हमारा इन्वर्स हो जाएगा। तो इसी ढंग से हम कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया रहेगा उसका इन्वर्स निकाल सकते हैं इन द टर्म्स ऑफ कंजुगेट एंड मॉडुलस ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर। फर्स्ट एक्सरसाइज से जुड़े हुए जितने भी कंसेप्ट कॉम्प्लेक्स नंबर के थे उसको हम लोगों ने यहाँ देख लिया, सॉल्व किया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम कॉम्प्लेक्स नंबर की फर्स्ट एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो बस आज यहीं तक।